गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये इंटर में भी ये टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं आज सीएफटी। तो सीएफटी से पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान क्या होती है कि बड़ी ब्रैकेट्स में लगे होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर जो मेटल लगा होता है, ये बीच में ये मेटल जो लगा होता है या Fe मेटल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, और इसको शॉर्ट में CMI भी कह देते हैं। और सेंट्रल मेटल आयन से ये जो लगे होते हैं, ये साइड में ये लगे होते हैं, ये बराबर में इनके CN नेगेटिव जो लगा है, CN नेगेटिव जो लगा होता है, ये कहलाते हैं लिगेंड्स। क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये जो 6 है, ये लिगेंड्स की संख्या, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये बीएससी थर्ड ईयर और इंटर के दोनों का टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहलाता है काउंटर आयन। क्या कहलाता है? ये काउंटर आयन। ठीक है ना, आपको बेसिकली जानकारी होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका अगर बड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके देखना चाहें तो ये कैसे लगे होंगे, तो देखो Fe ऐसा लगा होता है। ठीक है, और इसके पास ये 6 स्टेप से लगे होते हैं, इस टाइप से लगे होंगे ये 6। ठीक है, कौन से लगे होंगे? CN 1 2 3 4 5 और 6 CN इस टाइप से लगे होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर ये इस टाइप से होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 4K+ और F इस टाइप से लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव के होते हैं, ये तो इस टाइप से लगे होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहलाते हैं? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाते हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, ये तीर लगे होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आते कैसे हैं? दरअसल बात ये होती है कि जब ये लिगेंड्स जुड़ते हैं, जब ये लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन दे करके तब जुड़ते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तब ये जुड़ते हैं। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दी। फिलहाल हमारा टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है CFT। तो हम CFT को आज थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए CFT पे ध्यान देते हैं। क्रिस्टल शील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इस थ्योरी को H. बेथे एंड B. ब्लैक ने सन 1929 में दिया था। यह आयनिक क्रिस्टल के लिए अप्लाई की गई थी, लेकिन अब इसका यूज़ कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में किया जाता है, अतः इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मेन पॉइंट निम्न प्रकार हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरुआत में दी गई थी, तो ये आयनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। ठीक है ना, लेकिन अब इसका यूज़ क्या आता है? अब इसका यूज़ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, अब इसका यूज़ जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए भी करते हैं इस थ्योरी का यूज़। ठीक है, तो मैं इसको एक एक पॉइंट पढ़ के पढ़ाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या है?
देखो, कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड लिगेंड्स के कॉम्बिनेशन द्वारा बना होता है। ये कह रहा है पहला पॉइंट कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था K4FeCN6 का, ये कोई भी ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये कैसे बना होता है, यह सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड लिगेंड्स के कॉम्बिनेशन बना होता है। कह रहे हैं क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ये सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन के सराउंडिंग लिगेंड्स के द्वारा बना होता है। देखो सराउंडिंग मतलब चारों तरफ जो ये लिगेंड्स लगे होते हैं, 6 लिगेंड्स, इनके द्वारा बना होता है। CN नेगेटिव, ठीक है, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव एंड CN नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, वो पहला पॉइंट कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ अगर लिगेंड्स लगे होते हैं तब ये कॉम्प्लेक्स बना होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट, इस थ्योरी में लिगेंड्स को या तो नेगेटिवली चार्ज माना जाता है, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव आदि, है ना, या नेचुरल मॉलिक्यूल्स माना जाता है, जैसे NH3, H2, ETC। अर्थात सभी प्रकार के लिगेंड्स पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इस थ्योरी में जो भी लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स लगे हैं ना, ये लिगेंड्स, तो जो भी लिगेंड्स हैं या तो ये नेगेटिव चार्ज के होंगे, ये तो ये नेगेटिव चार्ज के होंगे, है ना, देखो नेगेटिव चार्ज के तो हैं ही हैं, हम दिख ही रहे हैं, ठीक है। या फिर कैसे होंगे, नेचुरल होंगे, नेचुरल होंगे, है ना, जैसे कि H2O हो गया, NH3 है, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस टाइप के होंगे, है ना। अब बात ये आती है कि अगर इस टाइप के होंगे भी तो ये जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि जो Fe है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आखिर ये जुड़ेंगे कैसे। तो इसको जोड़ने के लिए क्या होता है, देखो जैसे H2O है, इसको मैं जोड़ के दिखाता हूँ। तो मान लिए H2O को हम लिख सकते हैं H प्लस और OH नेगेटिव, ये डाइपोल की फॉर्म में आ गया, कैसा आ गया, डाइपोल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको मान लीजिए किसी भी मेटल से जुड़ना हो, तो मेटल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है हमेशा, है ना, तो ये इससे इस टाइप से जुड़ता है, OH नेगेटिव और H प्लस, तो ये OH नेगेटिव वाला सिरा जो होता है ये इससे ज्वाइंट होता है, तो ऐसे इससे OH नेगेटिव और H प्लस, तो इस प्रकार इससे बहुत सारे जो हैं लिगेंड्स इस टाइप से टच हो सकते हैं, तो इस टाइप से ये जुड़ते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें माना गया है कि जो भी लिगेंड्स होते हैं वो या तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं या नेचुरल होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज के रूप में होते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। आइए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है कहता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार क्रिस्टल मेटल आयन तथा लिगेंड्स के बीच की बॉन्डिंग प्योरली आयनिक होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी जो कि मेटल होता है ना, जो इसमें मेटल होता है, मेटल का मतलब जो Fe है, और यहाँ पे जो लिगेंड्स लगे होते हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, आयनिक होती है, ऐसा कह रहा है, ठीक है ना, आयनिक होती है। तो ये देखो थ्योरी है, जो ये कह रहा है ना, CFT कह रहा है वो मानना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन वास्तव में देखें तो आयनिक नहीं होती है। कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि मैंने बताया था मेटल है, यहाँ पे तीर द्वारा बने होते हैं, यहाँ पे लिगेंड्स लगा होता है ना, मैंने ऐसे समझाया था आप लोगों के लिए। तो जो मेटल होता है, मेटल से तीर द्वारा लगे हैं, तो तीर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगे होते हैं, लेकिन हमारी थ्योरी क्या कहती है कि आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये मान लो थोड़ी देर के तक कह रही है ना, तो क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार क्रिस्टल मेटल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल आयन, मतलब ये M, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल तथा लिगेंड्स के बीच की बॉन्डिंग प्योरली आयनिक होती है। फॉर एग्जांपल, यदि अगर लिगेंड्स एनाइन होते हैं, एनाइन मतलब निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, है ना, तब अपोजिटली चार्ज आयन
के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यदि लिगेंड्स नेचुरल होते हैं तो NH3H2 होते हैं, तो डाइपोल का नेगेटिव एंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ डायरेक्टेड होता है ना, क्योंकि मेटल आयन पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये समझा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कि मतलब बात ये है, देखो मेटल कैसा होता है, मेटल तो हमेशा पॉजिटिव आयन वाला होता है, ठीक है। तो इससे जो भी लिगेंड्स जुड़ते हैं वो नेगेटिव प्रकृति के होते हैं, है ना। तो इस कारण यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, आयनिक होता है। ये थ्योरी समझा रही है, ठीक है। और मान लीजिए जुड़ने वाला, इस मेटल से जुड़ने वाला जो लिगेंड्स है वो नेगेटिव प्रकृति का ना हो करके नेचुरल हो, जैसे कि H2O हो, ठीक है ना, जैसे कि H2O हो या NH3 हो, अमोनिया हो, ये नेचुरल हो, तो ये कैसे जोड़ेंगे भाई, इसकी बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो इसमें देखो डाइपोल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं, दो पोल होते हैं। एक होता है OH नेगेटिव वाला पोल, ठीक है, और एक होता है H+ आयन वाला पोल, है ना। ये दो पोल होते हैं, नहीं होते हैं इस जल के अंदर में। तो ये नेगेटिव जो सिरा होता है वो मेटल से जाकर के जुड़ता है, ये थ्योरी कहती है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, अब तो आप समझते रहिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से आपका कोर्स कराऊंगा, बस आप कमेंट्स करते रहिए और पढ़ते रहिए, आराम से मज़ा लीजिए पूरे, ठीक है। कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो, मैंने आपसे वादा कर लिया तो आपको करा भी दूंगा, है ना। और चौथा पॉइंट देखते हैं, जब सेंट्रल मेटल आयन तथा लिगेंड्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तब सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपेल हो जाते हैं। यह रिपल्सिव फोर्स सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। देखो ज़रा इस चीज़ को समझो, ये क्या कहता है पॉइंट। ये कहता है, देखो मैं तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी जैसे मैंने कहा था जो Fe है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन, तो इसके पास क्या होती हैं, जो लिगेंड्स होते हैं वो आके जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, कहा था, है ना, बताया था आपको, है ना। ये आगे जोड़ते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐसा मैंने बोला था। तो अब हम इसको ही समझते हैं। अब देखो, और जो भी यहाँ पर जो भी सेंट्रल मेटल आयन होता है वो सबके सब ट्रांजिशन होते हैं। कैसे होते हैं, सब वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसमें डी ऑर्बिटल्स तो जरूरी ही होते हैं। आ रही है बात समझ में, तो इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि एक जो मेटल है, क्या है, ये एक मेटल है, ठीक है ना, इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी होंगे। तो इस मेटल के पास मान लीजिए डी ऑर्बिटल्स में यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब कोई भी लिगेंड्स है इस पर अटैक कर रहा है आने के लिए, लिगेंड चाह रहा है कि मैं इसके साथ ज्वाइंट हो जाऊँ, ये लिगेंड्स आ रहा है। अब लिगेंड जब आता है तो मेटल के ये इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, देखिए होता क्या है, फिर देखो ये मेटल्स के इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन। जब ये लिगेंड्स इस तरफ को आता है तब होता क्या है कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और जब प्रतिकर्षित करते हैं तब इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ये इस टाइप से टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो इस स्प्लिटिंग थ्योरी के लिए भी मतलब CFT ही बताती है स्प्लिटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो इस स्प्लिटिंग के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे अच्छे से, है ना। फिलहाल थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हुई, इतनी ही है ना। तो लिखा है, जब सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तब सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी समझाया था, देखो ये क्या है, ध्यान दीजिए। देखो
ये देखो सेंट्रल मेटल के आयन के लिगेंड्स हैं, ठीक है, और जो ये सेंट्रल मेटल आयन्स के इलेक्ट्रॉन है और ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड सर को जाता है तब सेंट्रल मेटल आयन जो हैं, इनके जो सेंट्रल मेटल जो आयन है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके कारण इसका जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो स्प्लिट हो जाता है, अर्थात टूट जाता है ना। तो यही मैं आपको समझा रहा था अभी। एक दूसरे क्लोज आते हैं तब सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ये रिपल्स हो जाते हैं, और यह रिपल्सिव फोर्स सेंट्रल मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग के लिए उत्तरदायी होता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखो, अगर पेपर में आ जाए कि CFT किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि CFT किसे कहते हैं, ठीक है, अगर इतना ही आ जाए कि CFT क्या है, CFT के मेन पॉइंट लिखिए, तो जितना यहाँ पे आपके लिए कितने पॉइंट आ गए हैं, 4 पॉइंट, आपको 4 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना, इतना ही लिखना है आपको बस। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है तो आपके लिए ज़्यादा लिखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन आ जाए 17 में आया हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी CFT है, लेकिन ये किसके लिए काम करेगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। ये ऐसा आ सकता है CFT ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CFT बताइए आप, ठीक है। तो अगर आप जब ये पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तब आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। क्योंकि अभी जो बताए गए हैं ना, ये बताया गया है आपको, ये मेन पॉइंट बताए गए हैं CFT के, जो याद करने वाले हैं, लेकिन यहाँ से समझने वाला स्टार्ट है ना। तो ये हम अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। और आपको अगर पसंद आया हो मेरा पढ़ाया हुआ तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक स्टूडेंट है हमारी, अदिति नाम है शायद उनका, उन्होंने हमारे पास कमेंट्स किया था कि सर आप वीडियो बनाइए, तो हम उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहे हैं, उनके कहने से आप लोगों के पास वीडियो बना रहे हैं। वैसे मेरे पास ना टाइम नहीं है कि मैं BSc थर्ड ईयर की वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मैं इंटर वालों को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। मैं अभी नाइट में वीडियो आपके लिए बना करके डाल रहा हूँ, ठीक है, वो भी स्पेशली कहने पर। तो आप लोग अगर वास्तव में मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट्स कीजिए, जो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं अगली वीडियो में, आप इसको कमेंट्स कीजिए तब, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।